हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का टॉपिक है पर्यावरण के तत्व और पारिस्थितिकी। पर्यावरण के तत्व और पारिस्थितिकी में मैं एक एक करके सारे बिंदुओं की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं और इस पर आप अपनी राय वीडियो के लास्ट में जब सुनिएगा तो दीजिएगा। बात है पर्यावरण के तत्व और पारिस्थितिकी। इसका पहला पॉइंट है पर्यावरण प्रकृति के जैव अजैव तत्वों का समुच्चय है। पर्यावरण है क्या हमारा पर्यावरण जैव माने वनस्पतियाँ और जीव। वनस्पतियों की हम जब बात करते हैं तो इस वनस्पतियों में फंगस, काई, शैवाल से लेकर के विशालकाय वृक्ष, और जीवों की जब बात करेंगे तो उसमें चींटी से लेकर के हाथी तक वह सारे जीव। तो यह समूचा वनस्पतियों का संसार, जीवों का संसार, यह जैव जगत है। अजैव जगत में वह प्राकृतिक घटक आते हैं जो मानव के साथ तादात्म्यता स्थापित करते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, सूर्य का ताप, ऊष्मा, आर्द्रता, यह सारे अजैव तत्व हैं। तो ये सारे अजैव तत्व और यह जैव तत्व मिल करके पर्यावरण के घटकों का निर्माण करते हैं। तो यह सबका प्रकृति के तत्व में जैव और अजैव यह समुच्चय हैं। यह समान रूप से सहभागिता करते हैं किसी स्थान पर पर्यावरण को जन्म देने के लिए। दूसरा है पर्यावरण का बोध काल और समय के स्थान के संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में। पर्यावरण का बोध कैसे होगा? पर्यावरण का बोध हमें तब होगा जब हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे, एक स्थान, दूसरा समय। काल और समय के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे तब हमें पर्यावरण का बोध होगा। स्थान की बात मैं कर रहा हूं तो आपको उदाहरण के साथ बताऊं। जैसे स्थान आप ले लीजिए, भारत का ही असम का क्षेत्र ले लीजिए। तो असम का जो क्षेत्र है हमारा, और इधर आप राजस्थान का क्षेत्र ले लीजिए। तो ये दो स्थान हो गए। समय किस काल और किस खंड में दोनों का हम अध्ययन कर रहे हैं, यह बोध कैसे होगा? यहाँ का पर्यावरण सदाबहारी है, वहाँ का पर्यावरण हमारा मरुस्थली है। तो मरुस्थली पर्यावरण में और सदाबहारी पर्यावरण में यह अंतर क्यों आया? यह वहाँ कटीली झाड़ीदार वनस्पतियाँ हैं क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ सदाबहार वन है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा के लिए जो काल है, जो समय है, मानसूनी हवाएं हैं, धरातल की आकृति है, ये सारे घटक जिम्मेदार हैं। तो असम हमारा सदाबहार है, हरा भरा है, और राजस्थान हमारा बर्बाद है और वह आबाद है। तो यह दोनों सिचुएशन क्यों पैदा हुई? क्योंकि यह स्थान दोनों अलग हैं। इसी तरह समय की बात है, किस समय में कभी अब देख लीजिए, मौसम विज्ञानियों का यह अंदेशा है, उनकी आशंका है कि आज आसाम जो हमारा है, हमारा पूर्वोत्तर भारत जो आबाद है और राजस्थान बर्बाद है, जलवायु परिवर्तन के पश्चात आने वाले कई हजार साल बाद राजस्थान में जिस तरह वर्षा हो रही है, जिस तरह समय और परिस्थितियां बदल रही हैं, वह क्षेत्र आबाद होने जा रहा है और हमारा पूर्वोत्तर भारत अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण बर्बाद होने की कगार पर जा रहा है। तो यह सारा कुछ परिवर्तन क्यों हो रहा है, यह सारी जानकारी एक पर्यावरण के छात्र को कब होगी? जब इन दो बातों का ध्यान रखेगा कि जिस भी स्थान का उसे पर्यावरण पढ़ना है, उस स्थान पर उस स्थान को चुने और वहाँ के समय को चुने। स्थान और समय को ध्यान में रख करके जब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हमें पर्यावरण की सच्ची जानकारी होगी, पर्यावरण का वास्तविक बोध होगा। अब है तीसरा पॉइंट, सौर परिवार में केवल पृथ्वी हमारी ऐसी स्थिति में है जहाँ पर्यावरण है। पूरे जितने ग्रह नक्षत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में मात्र हमारी एक पृथ्वी है जिसे जीवित इकाई के रूप में जाना जाता है। यही पृथ्वी है जिस पर जीवन है। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जितने ग्रह हैं, या इसके इतर जो सौर परिवार है या हमारा जो सूर्य परिवार है, इस सब में किसी एक को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह सौभाग्य केवल पृथ्वी को प्राप्त हुआ है। हमारी पृथ्वी जीवित इकाई है, यहाँ जीवन है, और यह जीवन हमें कैसे मिला?
ये पृथ्वी के पर्यावरण की देन है। तो सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर पर्यावरण है और कहीं भी पर्यावरण नहीं है। इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा। और कहीं पर्यावरण नहीं है, यही क्यों पर्यावरण है। यह पर्यावरण होने के जो और आवश्यक तत्व हैं उनकी चर्चा आगे मैं करता हूं। पहले इस बात को आप जान लें कि पूरे इस ब्रह्मांड में मात्र पृथ्वी है जिस पर जीवन है, जिस पर पर्यावरण है, और अन्यथा कहीं भी पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण के प्रमुख घटक, अभी हमने जो कहा है कि पूरे सौर परिवार में पृथ्वी पर केवल पर्यावरण है, तो यह पर्यावरण क्यों है? यह पर्यावरणीय घटकों की देन है। और यह पर्यावरणीय घटक कैसे हैं, मैं एक एक करके चर्चा कर रहा हूं। पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल का आशय हो गया धरातल पर जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों का समूह स्थल कहलाता है और इनका समूह ही मंडल है। तो महाद्वीपों के समूह को हम स्थल मंडल कहते हैं। आप अफ्रीका की बात कर सकते हैं, आप अमेरिका की बात कर सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यह सारे महाद्वीपों का जो समूह है वह समूह ही हमारा क्या है? वह समूह ही हमारा पर्यावरण का पूरा घटक है। और यह सारा का सारा पर्यावरण हमारा जो है वह सब कुछ हमारे इस स्थान पर स्थल मंडल को जन्म देता है। और यह स्थल मंडल एक घटक है। अब इसके बाद बारी आती है जल मंडल की। जल मंडल का आशय हो गया जिस तरह धरातल पर सारे स्थलों के समूह को स्थल मंडल कहते हैं, उसी तरह विशाल जलराशियों के समूह को महासागर या जल मंडल कहते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, इन महासागरों के जलों के समूह को जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल, स्थल मंडल, अब लास्ट है वायुमंडल। धरातल पर लगभग ऊपर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवन है और हमारा जो हवाओं का समूह है, वायु का समूह है, गैसों का पुंज जो है, धूल, गैस, ये सारे मिल करके वायुमंडल को जन्म देते हैं। और इस तरह यह पूरा का पूरा समूचा, जो मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं, पर्यावरण के कितने घटक हैं? स्थल मंडल सारे महाद्वीप, जल मंडल सारे महासागर, वायुमंडल गैसों का समूह। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों मिल करके एक तीसरे मंडल को जन्म देते हैं, चौथे को, वह है जीव मंडल। जब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मिल करके एक साथ काम करते हैं तो यहाँ आता है पर्यावरण, यहाँ आता है जीवन। और इस समूचे स्वरूप को एक शब्द में पुकारते हैं जिसका नाम है जीव मंडल। और जीव मंडल क्यों है? क्योंकि पर्यावरण है और यह समूचा स्वरूप जो है स्थल का, जल का, वायु का, यह तीनों मिल करके चौथे मंडल का जन्म करते हैं जो जीव मंडल है। जीव मंडल ही पृथ्वी को जीवित इकाई का दर्जा देता है और यहीं से पर्यावरण का जन्म होता है। और यही पर्यावरण आगे पारिस्थितिकी में तब्दील होगा जिसकी मैं चर्चा करूंगा। पहले एक एक करके देख लें। इस पॉइंट में है इसका सृजन प्रकृति में निश्चित उद्देश्य के और निश्चित विधान से किया गया है। ये सारे जो जल मंडल हैं, थल मंडल हैं, वायुमंडल हैं, यह पर्यावरण है, यह पारिस्थितिकी है, यह अनायास नहीं बनी है। प्रकृति या ईश्वर इस धरातल पर कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं करता है। इस धरातल पर प्रकृति कोई काम निरुद्देश्य नहीं करती है, बल्कि सबका एक उद्देश्य है, एक निश्चित लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही ये सारा हम काम करते हैं। तो इस धरातल पर एक जगह जीवन प्रादुर्भाव हो रहा है, दूसरे जगह जीवन का समापन हो रहा है, एक जगह सृजन चल रहा है, दूसरे जगह विनाश चल रहा है, एक जगह विकास हो रहा है, एक जगह नाश हो रहा है। तो ये सृजन, विकास, विनाश, प्रलय, सृजन, यह सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे प्रकृति का एक बड़ा हाथ है, इसके पीछे प्रकृति का एक बड़ा दिमाग है, इसके पीछे प्रकृति का एक अपना निश्चित उद्देश्य है। उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रकृति में सृजन और विनाश, विकास, यह सब एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और वह हवा में नहीं है।
उसका एक विधान है, एक नियम है। आप देखिए 12 ऋतुएं, मौसम, महीने, सप्ताह, दिन, वर्षा के 3 काल, गर्मी, जाड़ा और बरसात, यह सब कुछ कोई लाता नहीं है, अपने आप एक सर्किल में होता रहता है। कैसे? दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण जहां दिन और रात होते हैं, वहीं वार्षिक गति के कारण मौसम और ऋतु बदलते हैं। तो मौसम, ऋतु जलवायु को जन्म देते हैं और इधर दिन और रात मिल करके धरातल पर तापमान को जन्म देते हैं। कहीं बहुत गर्मी, कहीं बहुत ठंडक, ये उष्मा, ये आर्द्रता, ये सब कुछ कैसे होता है? इसका एक निश्चित विधान है, इसका एक निश्चित नियम है। पृथ्वी गति करती है, वार्षिक और दैनिक। वार्षिक और दैनिक गति के कारण एक सिस्टम बना है प्रकृति का, नेचर का। उसी सिस्टम, उसी प्रकृति के नियम के अनुसार यह सारा सब कुछ चल रहा है। आगे बात है पर्यावरण के प्रमुख तत्व। फिर वही बात घूम करके आती है। तो पर्यावरण के कितने तत्व हैं? 2। एक अजैव तत्व जिसमें सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का रोल क्या है? यह संसार आज प्रकाशमान है तो उसके पीछे कारण क्या है? सूर्य। सूर्य की अपनी तपिश न होती, सूर्य की अपनी गर्मी न होती तो यह संसार पूरा घूप अंधेरे के समान होता। तो सूर्य की गर्मी कहाँ से मिलती है? सौर परिवार से। वह सौर परिवार एक ऊर्जा का पावर हाउस है, ऊर्जा का अपना एक घर है। तो इसके प्रमुख घटकों में जो पहला तत्व है अजैव तत्व, इसका पहला पॉइंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद प्रकाश। किसी भी जीव के लिए, किसी भी वनस्पति के लिए प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। कल्पना करिए कि पौधा निकल गया, अंकुरित हो गया, उसको यदि प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसका भोजन कैसे बनेगा? हर पौधे सूर्य की रोशनी को लेकर के, सूर्य के प्रकाश को लेकर के वह नीचे मिट्टी से हवा, पानी और पोषक तत्व लेते हैं और ऊपर से सूर्य का प्रकाश लेते हैं। तो नीचे से पोषक तत्व और पानी और ऊपर से प्रकाश मिल करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उनका भोजन बनता है। एक पौधा स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है और वह अपने पूरे जीवन काल में अनवरत फल, अनवरत फूल, अनवरत पुष्प और अन्न देता है, चाहे जिस फॉर्मेट का पौधा होगा। और यह जब देता है तो इस पर जीवित जीने वाले जितने जीव हैं उससे उनका जीवन चलता है। तो कल्पना करिए कि कितनी बड़ी साइंटिफिक बात है कि सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन के लिए, प्रत्येक जीव और वनस्पति के लिए कितना आवश्यक है। यह हमारे लिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब प्रकाश के बाद है जल। साधारण शब्दों में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही नहीं तो जीवन बेकार, जल के बिना हम नहीं रह सकते। तो जल, सौर ऊर्जा, प्रकाश, तीसरा पॉइंट है जल। जल किसी भी जीवित प्राणी के लिए, किसी भी जीवित जीव के लिए, किसी भी वनस्पति के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण घटक है और कारक है। मिट्टी न होती तो कुछ न होता। सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा और मिट्टी यह मिल करके जीवन को जन्म देते हैं। यही पर्यावरण का सृजन करते हैं और यह पर्यावरण का सृजन करते हैं, इसीलिए पर्यावरण का जन्म होता है। हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, यह सब मिल करके पर्यावरण को जन्म देते हैं। मिट्टी के बाद शैल है, तमाम प्रकार की शैलें हैं, चट्टानें हैं, कायांतरित है, रूपांतरित है, अग्नि है। इन चट्टानों से खनिज मिलते हैं, इनमें तमाम प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तमाम प्रकार के इनके अंदर जीव जो पाए जाते हैं। ये सब कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण के पार्ट हैं, पर्यावरण के घटक हैं। अब है धरातल। धरातल भी हमारा 3 फॉर्मेट में है। एक सबसे ऊंचा जो है पर्वत है, उससे नीचा जो है पठार है, उससे नीचा और प्लेन समतल मैदान है और इसके बाद समुद्री इकाई है। तो समतल मैदान, पर्वत, पठार, ये धरातल के 3 बड़े स्वरूप हैं। यह धरातल के 3 बड़े स्वरूप हमारे किसके जन्म के पॉइंट हैं, किसके जन्म के कारक हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। यह पर्वत न होता, यह पठार न होते, यह मैदान न होते तो आज जो पर्यावरणीय विविधता दिखती है वह पर्यावरणीय विविधता कदाप नहीं दिखती। आज प्रकृति भिन्न रूपों में दिख रही है। तो इस प्राकृतिक भिन्नता के पीछे सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वह कौन है? केवल धरातल। यह धरातल का 3 स्वरूप है।
अब है, ये तो सारे के सारे जितने तत्वों की मैंने चर्चा की, ये सारे कौन है? अजैव तत्व हैं। अब लास्ट में है जैव तत्व। जैव तत्व को जो अक्सर मैं बार बार कह रहा हूं, जिसमें पौधे, जीव और जंतु। पौधे की बात आएगी तो फंगस, काई, शैवाल से लेकर विशालकाय, बरगद तक। जीव की बात आएगी तो चींटी से लेकर के हाथी तक। जंतु, तमाम प्रकार की जीव जंतु, पशु समाज है, ये सब मिल करके एक पर्यावरण का सृजन करते हैं, एक पर्यावरण का जन्म देते हैं। अब उक्त दोनों तत्व पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अब हम आप यह सीधी सी बात जान लें कि इसमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया कि यह सारे निर्जीव अजैव की श्रेणी में आएंगे, सारे सजीव जैव की श्रेणी में आएंगे। लेकिन इनको अलग करके नहीं आप पर्यावरण की उम्मीद कर सकते। इनको अलग करके पर्यावरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। यह जब एक साथ रहेंगे तो पर्यावरण का जन्म होगा। यह एक दूसरे से भिन्न नहीं है बल्कि अभिन्न है, एक दूसरे पर एक दूसरा आश्रित है। इसीलिए एक शब्द पैदा हुआ, अन्योनाश्रित, एक दूसरे पर एक दूसरा आश्रित है। चलिए आगे आपको बताते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन प्रकृति की सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वह किसी एक काल परिस्थित खंड में हुआ। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, वह प्रतिदिन हो रहा है। रोज प्रकृति अपने क्षण प्रतिक्षण स्वरूप को बदल रही है, और यह जो क्षण प्रतिक्षण अपने स्वरूप को बदल रही है, इसी कारण इस धरातल पर विविध प्रकार के पर्यावरणीय स्वरूप हमको आपको दिखते हैं। यह सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चल रही है। जिस दिन पृथ्वी जन्मी है उस दिन से परिवर्तन कंटिन्यू चल रहा है। परिवर्तन दिन के रूप में होता है। सुबह सूर्योदय होता है, दोपहर को प्रचंड धूप होती है, शाम को सूर्य का अवसान होता है, रात होती है। यह क्या है? यह वही सतत परिवर्तन है। यह प्रकृति का वही परिवर्तन है जो पर्यावरण को जन्म देता है। इसी कारण विकास विनाश चलता रहता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन के ही कारण कहीं विकास हो रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं सृजन हो रहा है, कहीं उसका जो अवसान हो रहा है। तो यह विकास, विनाश, सृजन, अवसान, यह सब किसकी देन है? यह सतत प्रक्रिया की देन है। यह निरंतर चल रहा है। कल्पना करिए केवल विनाश होता तो धरती वीरान हो जाती। कल्पना करिए कि सब केवल विकास होता, केवल सृजन होता, तो आज यह संसार खड़ा होने लायक, रहने लायक नहीं होता। अब देख लीजिए, अभी नेपाल एक ऐसा देश है, अभी हाल ही में एक सर्वे आया है कि वहाँ इतने जानवर, इतने जीव पैदा हो गए हैं कि अब वहाँ रहना दूभर हो गया है। वह रिहायशी इलाके में प्रवेश कर जा रहे हैं। अभी एक परिस्थिति जन्य आप देख लीजिए, गांव में जब से गोवध पर प्रतिबंध लगा है, तमाम पशु छुट्टा तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे यहाँ विचरण कर रहे हैं। ये किसके कारण हो गया? क्योंकि इनका विकास हो रहा है। जो इनका वध होता था वह रुक गया। मैं यह कह करके यह कहीं नहीं कह रहा हूँ कि वध को महत्व दिया जाए, वध को प्रश्रय दिया जाए, लेकिन जो प्रकृति का नियम है उसमें हम अवरोध खड़ा नहीं कर सकते। जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होगा। यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है। जो फूला सो फरा, जो फरा सो झरा, जो झरा सो जरा, जो आएगा सो जाएगा। अब कैसे जा रहा है उसकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह तय है कि जिसका जीवन है उसका अंत भी है। जो आएगा है वह जाएगा। अगली बात है, यह एक जीवन का चक्र है। सृजन और विनाश एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां जीवन शुरू होता है वहीं जीवन कहीं न कहीं किसी का अंत होता है। एक वनस्पति उगती है तो वहीं दूसरा पौधा नष्ट होता है, सूख जाता है। एक जीव पैदा है तो दूसरा की डेथ हो जाती है, दूसरा मर जाता है, उसको मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी यह सतत प्रक्रिया है। यह जीवन का एक चक्र है। आना और जाना, शाश्वत, सरल और निरंतर का नियम है। आगे बात है, इसके संचालन में सौर ऊर्जा प्रमुख रूप से विद्यमान है। यह जो पूरा प्रकृति है, यह जो पूरा पर्यावरण है, यह कैसे चल रहा है, इसके चलाने में सौर ऊर्जा प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं। इसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में भी किया था, लेकिन इस टॉपिक से संदर्भ है तो इसलिए फिर कर दे रहा हूं। कैसे यह ऊर्जा प्रमुख रूप से है पूरे प्रकृति के, पूरे पर्यावरण के संचालन में, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक बीज
धरातल पर गिरा और सूर्य की रोशनी पा करके उसका जो छिलका था सूर्य की उष्मा से, गर्मी से खुल गया, हवा प्रवेश की, पानी उसमें प्रवेश किया, मिट्टी से पोषक तत्व गया और वह क्या हो गया, एक अंकुर आ गया। वह नवअंकुर फूटा, एक पौधा जन्म ले लिया। धीरे धीरे निरंतर वह समय के साथ बढ़ता गया, एक विशाल वृक्ष हो गया। फिर उसमें फल फूल आए, फिर उससे वह बीज जो झरा, फिर उसके इर्द गिर्द चारों तरफ तमाम उसी प्रजाति के बहुत से पौधे तैयार हो गए। फिर क्या हो गया, उसके और पीढ़ी के नए पौधे तैयार हो गए। अब धीरे धीरे यह पुराना हो गया, उसकी उम्र पूरी हो गई, अब वह क्या हो गया, सूख गया, एक दिन सड़ जाएगा और इस धरातल से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह उसकी जनरेशन के जो नए पौधे आए हैं और वह स्थान लेंगे, फिर उनमें यह प्रक्रिया होगी और उस पौधे को, जो पौधा तैयार हुआ उसको किसने खाया, कीट खाए। जो पौधा तैयार हुआ उसकी पत्तियों को कीटों ने खा लिया, कीटों को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को मोर ने खा लिया, मोर को हमने आपने खा लिया और हम आप एक दिन मृत्यु आएगी, हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे और यह निधन, यह मृत्यु के बाद इस पार्थिव शरीर का 2 स्वरूप 3 स्वरूप हो सकता है, या तो जला दिया जाएगा, या तो गाड़ दिया जाएगा, या पानी में प्रवाह कर दिया जाएगा। तो हुआ क्या, वह पौधे में जो जीवन आया उस पोषक तत्वों से कीट पतंगे, मोर, सांप, बिच्छू, शेर से होते हुए हमारे तक चला। तो यह कैसे चला, यही जीवन का शाश्वत सत्य है, यही जीवन चक्र है जो हमारा टॉपिक है। इसको संचालन में सबसे अहम भूमिका किसकी है, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की ऊर्जा की। अब है सूर्य सृष्टि का नियामक है। सूर्य सृष्टि का नियामक इसलिए है कि सूर्य कैसे नियामक है, सूर्य कैसे पूरे संसार को चला रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। सूर्य ही जीवन का सारस्वत सत्य है, सूर्य न होता तो जीवन नहीं होता। एक उदाहरण और मैं दे करके बता रहा हूं। सूर्य सृष्टि का आधार है। फिर वही मैं बात कर रहा हूं कि सूर्य की रोशनी पाकर के बीज अंकुरित हुआ, बीज फल बना, फल को एक जीव खाया, हमने खाया, आपने खाया। उस बीज को खाने के बाद, उस फल को खाने के बाद हमको एनर्जी मिली, उस एनर्जी से हमारे में ब्लड बना, उस ब्लड से हमारे में क्या बना, खून के बाद अस्थि, मांस और मज्जा, अस्थि, मांस, मज्जा के बाद स्पर्म बना, और स्पर्म दूसरे से संसर्ग करने के बाद फिर वहाँ एक तीसरा जीव आया और यह क्रिया शाश्वत चल रही है। कल्पना करिए कि सूर्य ना होता तो वनस्पतियां ना होती, वनस्पतियां ना होती तो वनस्पतियों को खा करके जिंदा रहने वाला जीव ना होता, और जीव ना होता तो यह संसार कैसे चलता। इसलिए सूर्य सृष्टि का नियामक है, सूर्य सृष्टि का संचालक है, सूर्य सृष्टि का डायरेक्टर है और वही सबको चला रहा है, वही सबको जिला रहा है। सूर्य के कारण प्रकृति में विविधता है। सूर्य के कारण क्यों प्रकृति में विविधता है, आप कल्पना करिए, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं बहुत कम टेम्परेचर है, कहीं बहुत वर्षा हो रही है, कहीं कम वर्षा हो रही है, कहीं आर्द्रता ज़्यादा है। यह सबके पीछे कौन कारण है, केवल सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तापमान। तो जो यह विविधता दिख रही है यह सूर्य की देन है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों पर भयंकर तापमान के कारण भयंकर वर्षा, जब टेम्परेचर ऊंचा होगा तो बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो वनस्पतियां ज्यादा होंगी। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में कोई वनस्पति नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण वहाँ बर्फ की मोटी चादर है, वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, वहाँ कोई जीवन नहीं है। और जीवन वनस्पति न होने के पीछे एकमात्र कारण है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तापमान। सूर्य का तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों में, सूर्य का तापमान बर्फीले क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ जीवन नहीं है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों पर सूर्य के तापमान के कारण अच्छी वर्षा, अच्छी वनस्पतियाँ, वहाँ जीव भी ज़्यादा हैं, वहाँ वनस्पतियाँ भी ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य ही पूरे संसार का डायरेक्टर है और उसी के डायरेक्शन में सब कुछ जीव जंतु, जीवों, बायोम, सारा संसार चल रहा है और यह विविधता उसी की देन है। मानव की बात ले लीजिए, यूरोपीय क्षेत्र में लंबे लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, एशिया में सांवले लोग होते हैं,
अफ्रीकी देश के लोग काले होते हैं, हमारे भारत में ही दक्षिण के लोग सांवले होते हैं। इस सब के पीछे यह विविधता क्यों है? सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य की निकटता, सूर्य की दूरी विविधता को जन्म देती है। इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा। अब सौर ताप अधिक और कम होने का कारण क्या होगा? कहीं टेम्परेचर अधिक हो गया तो जल जाएगा क्षेत्र, मरुस्थल बन जाएगा। कहीं तापमान कम हो जाएगा तो वहां भी मरुस्थल बन जाएगा। अंतर इतना सा होगा कि वह शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा, ये उष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। शीत मरुस्थल क्यों हो गया? क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची तो सारा पानी बर्फ के रूप में हो गया। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे साइबेरिया का क्षेत्र, जैसे हिमालय का क्षेत्र, ये शीत प्रधान मरुस्थल हैं। और कालाहारी का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल, भारत में थार का मरुस्थल, ये उष्ण मरुस्थल हैं। तो ये कम और अधिक क्यों हो गए? ये सूर्य के तापमान के डिसबैलेंस के कारण। तो ये जो कुछ विविधता है, ये जो कुछ दिख रहा है, ये सूर्य का रोल है, सूर्य के प्रकाश की देन है। सौर ताप अधिक होगा, कम होगा तो या तो जीवन खत्म हो जाएगा, बहुत कम होगा तो भी जीवन खत्म हो जाएगा, बहुत अधिक होगा तो भी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए संतुलन, मध्यम मार्ग जो बुद्ध का है, वही इस जीवन के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए शाश्वत सत्य है, जो हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यह कबीर दास की जो थ्योरी है, किसी क्षेत्र में अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति से बचना चाहिए। यही हालत सूर्य की भी है। टेम्परेचर अधिक होगा तो भी जीवन खत्म हो जाएगा, कम होगा तो वहाँ जीवन का सृजन ही नहीं होगा। ऐसे में सूर्य का तापमान का अहम रोल हम आप समझ गए होंगे। अब है जीवन इसी से प्रभावित होता है, जो मैंने आपको बताया। अधिक होगा तो भी जीवन खत्म हो जाएगा, कम होगा तो जीवन का तो वहाँ कोई स्रोत ही नहीं नजर आएगा। इसलिए संतुलन, मतलब जीवन हमारा कैसे प्रभावित होता है, यह सारा का सारा सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के तापमान के कारण। यह वीडियो आपको पर्यावरण के प्रमुख तत्व, पर्यावरण बनता कैसे है, उसकी मैंने चर्चा की। फिर इस पर्यावरण में सिस्टम को चला कौन रहा है, सूर्य की चर्चा करी। और यह सब कुछ फंक्शनल है, प्रक्रियागत है। यह बात आपको समझ में आई कितनी? आपको यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताएं। और अगली वीडियो में हम पारिस्थितिकी पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।